प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन की नीलामी की शुरुआत की। कहा, हाल ही में सुधारों को सभी सेक्टरों को मिलेगा फायदा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बिहार के तेलिया गांव से 20 जून को प्रधानमंत्री करेंगे इसकी शुरुआत। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, इच्छुक प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार मुहैया कराएगी बसें। पोर्टल के जरिए जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। और 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर कुरुक्षेत्र में 19 से 21 तक धारा 144 के तहत 3 दिन का कर्फ्यू। जिले में प्रवेश पर रहेगी पाबंदी। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन की नीलामी की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों का सभी सेक्टरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट ने भारत को आत्मनिर्भर बनने का सबब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संकट के अवसर को बदलने के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को साकार करने की जो प्रतिबद्धता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है। ये हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुआत है।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यक्रमों को गति देने और विशेष तौर पर घर लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी 20 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहा गांव से शुरू किया जाएगा। 5 अन्य राज्यों के सीएम और संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लेंगे। इस अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों के लोग कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए शामिल होंगे। इसमें कोविड-19 के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह अभियान 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए के 25 तरह के विकास कार्यों के जरिए घर लौटे मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी हो सकेगा। 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को इसके तहत चुना गया है। To the launching of the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan by the Prime Minister on the 20th. We are able to say approximately 116 districts have received big numbers of them. The exact numbers and other things will be shared. 116 districts. They are spread over 6 states in all. Not to say that there may not be others going to other states, but largely the 116 districts that we have identified have received large number of them, substantial number of them. And those 116 districts are spread over 6 states. भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को 184 मत मिले हैं। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे भी सुरक्षा परिषद का चुनाव जीते हैं। भारत एशियाई प्रशांत क्षेत्र से 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का उम्मीदवार था। उसकी जीत इसलिए भी तय थी क्योंकि वह इस क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार था। 55 सदस्यों वाले एशियाई प्रशांत समूह के सदस्यों ने पिछले साल जून में ही भारत की उम्मीदवारी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी थी। भारत को 2 साल का कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से प्रारंभ होगा। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत 8वीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में सदस्य देशों का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के लिए भारत का चुना जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और खास तौर पर कोविड-19 आपदा के दौर में उनके प्रेरणास्पद वैश्विक नेतृत्व का प्रमाण है। Our election to the Security Council is a testament to Modi's vision and his inspiring global leadership, particularly in the time of COVID-19. The outcome is a reflection of the strong campaign led by the Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. India will become a member of the Security Council at a critical juncture, and we are confident that in the COVID and the post-COVID world, India will continue to provide leadership and a new orientation for a reformed multilateral system. दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के जरिए भारत चीन विवाद पर बताया कि भारत और चीन दोनों की सरकारें लगातार संपर्क में बनी हुई हैं। उन्होंने साफ किया कि गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प के दौरान भारत का कोई भी सैनिक लापता नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सभी गतिविधियां अपनी सीमाओं के अंदर रहकर कर रहा है और ये चीन से भी उम्मीद करता है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना के सूर्यपेट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कर्नल बी संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को बुधवार की सुबह हैदराबाद लाया गया था। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव कसाराबाद में अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया गया।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश से गए प्रवासी मजदूर अगर वापसी करना चाहते हैं तो सरकार मजदूरों को बसों के माध्यम से वापस लाने की सुविधा देगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जल्द ही पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की तरफ से सूचना मिली है कि वहां के मजदूर पंजाब और हरियाणा की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में काम के लिए वापस आना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जीरी लगाने का सीजन चल रहा है और ऐसे में मजदूरों को लाने की दिशा में सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ साथ जिन उद्यमियों को मजदूरों की आवश्यकता होगी उनके लिए भी श्रमिकों की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने ये बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वापस हरियाणा और पंजाब की ओर आना चाहते हैं, खास तौर पर इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। तो इस पर यही प्राइमरी विचार हुआ है कि आगे अगर कहीं भी रिक्वायरमेंट के प्रति हमें फार्मर्स के लिए भी बसें भिजवानी पड़े कि वो वहाँ से अपनी लेबर को वापस लेकर आए, तो हरियाणा सरकार फार्मर्स को बसों की सुविधा देगी जीरी के सीजन के अंदर लेबर लाने के लिए। कोरोना महामारी को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संक्रमण वाले क्षेत्र जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऑल्टरनेटिव लोकेशन जैसे दूसरे राज्यों ने कोविड हॉस्पिटल, इंडोर स्टेडियम बनाए हैं, प्रदेश में भी इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है। इन शहरों के अंदर निरंतर केसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर पर गुड़गांव जिसके अंदर 200-250 के बीच में केसेस आ रहे हैं, फरीदाबाद और सोनीपत। आने वाले दिनों में इसको कैसे लड़ा जाए, इसके ऊपर सीनियर अधिकारियों ने भी अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी है। नंबर ऑफ बेड्स की संख्या भी वहाँ बढ़ाई गई है, मगर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जो अल्टरनेटिव लोकेशंस हैं, जैसे और प्रदेशों ने कोविड हॉस्पिटल्स, इंडोर स्टेडियम्स में और जगह बनाए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी अपनी ओर से हर एक प्रयास उस दिशा में भी करेंगे। कोरोना के चलते इस बार 21 जून को सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं को एकत्रित होने से रोकने के लिए 3 दिन का कर्फ्यू लगाया जाएगा। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने बताया कि इसके लिए 19 जून की शाम 6 बजे से 21 जून की शाम 6 बजे तक धारा 144 के साथ कर्फ्यू रहेगा। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार सूर्य ग्रहण के दौरान इस बार किसी भी तरह का मेला आयोजित न कराने का निर्णय लिया गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर व जिले के किसी भी सरोवर में स्नान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में किसी भी तरह का कोई आवागमन नहीं रहेगा। इसके लिए पुलिस की तरफ से इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके लगाए जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की नियुक्ति की जाएगी। इस बारे में प्रदेश और आसपास के राज्यों को सूचित किया गया है। उधर महामारी चल रही है कोरोना वायरस के अंतर्गत, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से सरकार को ये कहा गया कि प्रपोजल भेजा गया कि इस तरह कोई भी सूर्य ग्रहण मेला ना ऑर्गेनाइज किया गया। सरकार की तरफ से यही हिदायत आई है कि किसी भी तरह का सूर्य ग्रहण मेला नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अंतर्गत जितने भी राज्य हैं जहां से श्रद्धालु आते हैं उन सबको यहां सूचित किया जा रहा है। विश्व योग दिवस के अवसर पर हरियाणा योग परिषद और श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के तत्वाधान में 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग वेबिनार करवाया जाएगा। इस वेबिनार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे। कार्यक्रम से योग गुरु स्वामी रामदेव और स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी ऑनलाइन लोगों से रूबरू होंगे। हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर 19 जून को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चलने वाले इस वेबिनार में कोरोना महामारी से निपटने में योग की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा। यह वेबिनार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा
और आयुष मंत्रालय दिल्ली के सहयोग से आयोजित करवाया जाएगा। हरियाणा और हरियाणा वासियों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार संगोष्ठी होने जा रही है, ऑनलाइन संगोष्ठी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो उसका विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन भी मिलेगा। पूरे विश्व को योग के माध्यम से स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, कैसे मिलता है, उसकी चर्चा भी इसमें रखी जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन की नीलामी की शुरुआत की। कहा, हाल ही में ये सुधारों का सभी सेक्टरों को मिलेगा फायदा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बिहार के तेलिहा गांव से 20 जून को प्रधानमंत्री करेंगे इसकी शुरुआत। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, इच्छुक प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार मुहैया कराएगी बसें। पोर्टल के जरिए जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। और 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर कुरुक्षेत्र में 19 से 21 तक धारा 144 के तहत 3 दिन का कर्फ्यू, जिले में प्रवेश पर रहेगी पाबंदी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।